नमस्कार बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई बड़ी मस्त चल रही होगी। बच्चों, हम बात करेंगे आज क्लास 11th केमिस्ट्री में जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनके बारे में चर्चा करते हैं। बहुत बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मज़ेदार तरीके से अपन जो है पूरा जो 2-2 नंबर की क्वेश्चन है वो सभी सॉल्व करेंगे अच्छे से। एक तरह से क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन के साथ में आंसर भी है। पहला क्वेश्चन है, पहला जो यूनिट है आपका 2 नंबर का यूनिट आएगा। यहाँ से 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए बात करें अपन, पदार्थ की मात्रा में तापक्रम का एसआई मात्रक व प्रतीक लिखिए। चलिए लिखिए, पदार्थ की मात्रा का एसआई मात्रक मोल होता है और मोल के लिए प्रतीक क्या यूज करते हैं, स्मॉल एन यूज करते हैं। तापक्रम का एसआई मात्रक केल्विन होता है और केल्विन के लिए टी नहीं यूज करते, टी की जगह क्या यूज करते हैं अपन, के यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं अपन, के का यूज करते हैं। चलिए अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा जी, वो है निम्नलिखित में सार्थक अंकों की संख्या बताइए। इस टाइप का क्वेश्चन बनता ही बनता है। देखो 2020 में ही पूछा गया है, हो सकता है 2021 में तो एग्जाम हुए नहीं थे, 2022 में आपके ये क्वेश्चन वापस बन जाए, बढ़िया बात है। तो देखो यहाँ पर 126 126 है ना, 126.0000 लिख रखा है। तो इसमें दशमलव के बाद 00 आता है तो वो सार्थक अंक में काउंट नहीं होते। तो इसमें कितने सार्थक अंक है, 3 है। 208 की बात करें तो इसमें सार्थक अंक कितने हैं, 3 है। अब 0.00 अब डिजिट अब यहाँ पे आई है 25, तो इसमें सार्थक अंक कितने हैं, 2 है। अब अगर 0 की 2 डिजिट के बीच में आ रही है, 5 और 5 के बीच में है, तो उसको भी सार्थक अंक में काउंट किया जाता है। तो उस कंडीशन में यहाँ पर सार्थक अंक 5005 में कितने हैं, 4 है। तो ये सार्थक अंक के बारे में चर्चा हो गई। कैंसर के लिए उपयुक्त 2 प्रमुख दवाओं के नाम लिखिए। तो सिस्प्लेटिन और टेक्सोल, ये कैंसर के लिए दवाई है। चलिए आगे बढ़े, रासायनिक संयोग के नियमों के नाम लिखिए। नाम आने चाहिए, वैसे इनका डिस्क्रिप्शन 2-2 नंबर में पूरा एक नियम भी पूछा जा सकता है। तभी नाम बात करते हैं। द्रव्य के संरक्षण का नियम, स्थिर अनुपात का नियम, रासायनिक संयोग के नियम में गुणित अनुपात का नियम, गैलुसेक का नियम और आवोगाड्रो का नियम। अगला क्वेश्चन है, आवोगाड्रो का नियम क्या है। तो आवोगाड्रो के नियम के अनुसार समान ताप व दाब पर सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या क्या होती है, समान होती है। इस नियम के द्वारा एनटीपी पर गैसों के 22.4 लीटर में अणुओं की संख्या व ग्राम अणुभार में अणुओं की संख्या ज्ञात की गई है ना। ठीक है, अब बात करें मोल संकल्पना क्या है। मोल संकल्पना क्या है, तो ये जो है मोल संकल्पना, मोल एक क्या होता है, संख्या होता है, और जिसका वैल्यू कितना होता है, मोल एक संख्या होता है जिसका वैल्यू कितना होता है, 6.022 × 10⁻23 होता है। मोल, एक मोल बराबर, जब भी आप मोल की बात करेंगे तो एक मोल बराबर क्या होता है, 6.022 × 10⁻23 होता है। मोल एक संख्या है। और ये किस लिए यूज करी गई कि यह सूक्ष्म कणों जैसे परमाणु, अणु, आयन आदि की संख्या को प्रदर्शित करने की एक इकाई है। भैया मैं कहूँ कि एक मोल अणु मतलब कितने अणु हो गए, 6.022 × 10⁻23 अणु हो जाएंगे उसमें, एक मोल अणु मतलब। अब निम्नलिखित समीकरण को संतुलित कीजिए। तो संतुलन करना है, संतुलन करने में दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या समान होती है। ठीक है, तो इस समीकरण को, जैसे कि पहली समीकरण को, इसको संतुलित करना है। तो इसका संतुलित समीकरण ये दे रखा है, 2PbNO3 ट्वाइस लिखा है, 2PbO 4NO2 और O2, दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या समान कर रखी है। Fe + OH2O Fe3O4 + H2 कर रखा है। तो यहाँ पर भी इसमें दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या, जैसे Fe और H2 की रिएक्शन होती है तो Fe3O4 + H2 बनता है, लेकिन परमाणु की संख्या समान करनी है। तो क्या करें, इधर 3 लिखा हुआ है, यहाँ 3 है तो इधर 3 कर दिया, 3 Fe कर दिया। हाइड्रोजन की संख्या समान करनी है अपने को। ठीक है, ऑक्सीजन कितने दे रखे, 4, तो डायरेक्ट अपनों ने यहाँ 4 लिखा ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए इस जगह पर। अब जैसे 4 लिखा गया है, इधर हाइड्रोजन वापस कितने बढ़ाने पड़ेंगे, यहाँ पर 4 लिखना पड़ा फिर उसके बाद में, तो ये बैलेंस हो गई है। चलो आगे बढ़े भैया, ये है निम्न समीकरणों को संतुलित करो। ऐसे ही ये समीकरण संतुलित करनी, KClO3 KCl + O2 बनता है, Cu + HNO3 से ये बन रहा है। तो इसका संतुलित समीकरण ये लिख रखा है। ये संतुलित समीकरण, दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या समान की गई है, बता रखा है। वैसे संतुलित समीकरण के लिए वीडियो बना रखी है मैंने। चलो मूलानुपाती सूत्र और अणुसूत्र में अंतर स्पष्ट कीजिए। मूलानुपाती सूत्र, बस सिंपल से एक एग्जांपल से मैं आपको बता दूं। जैसे कि मैं ग्लूकोज का सूत्र लिखूं तो बेटा जी C6 होता है, C6H12 होता, H12O6, ये ग्लूकोज का अणुसूत्र है। मतलब वास्तविक सूत्र को अणुसूत्र कहते हैं
और इसका मूलानुपाती सूत्र मतलब सरलतम सूत्र, इसमें 6 का भाग देने, 6 का भाग दे देंगे तो कार्बन कितना आ जाएगा 1, हाइड्रोजन कितने आ जाएंगे 2 और 1 ऑक्सीजन लिख लो। तो ये ग्लूकोज का ये वाला जो सूत्र है ये मूलानुपाती सूत्र हो गया CH2O, और ये वास्तविक सूत्र हो गया। ठीक है, तो मूलानुपाती सूत्र यहाँ पर n बराबर क्या लिखेंगे, n बराबर क्या लिखें अपन 6 लिख दे। ठीक है, क्या लिख दें 6 लिख दे, n 6 होगा। तो मूलानुपाती सूत्र से अणुसूत्र में कन्वर्ट करना हो तो n इंटू जो मूलानुपाती सूत्र है उसको करेंगे तो वापस आपका आणविक सूत्र आ जाएगा। तो अणुसूत्र यौगिक के अणु में उपस्थित सभी परमाणु तथा उनकी संगत संख्या दर्शाता है, जबकि मूलानुपाती सूत्र यौगिक में उपस्थित सभी परमाणुओं और उनकी संख्या का क्या होता है, सरलतम अनुपात दर्शाता है। क्या दर्शाता है, सरलतम अनुपात दर्शाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है परमाणु और अणु में अंतर। पढ़ते ही आ रहे हो बेटा जी आप, सरल क्वेश्चन है ये। परमाणु यह तत्व का सूक्ष्मतम कण है जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता। परमाणु बहुत जल्दी किसमें, जैसे H है तो H दूसरे परमाणु से रिएक्ट करके अणु बना लेगा जल्दी से, तो ये परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। यह द्रव का सूक्ष्मतम कण है जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। अणु जो है क्या रह सकता है, स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, कोई भी अणु हो। रासायनिक क्रिया, यह रासायनिक क्रिया में भाग लेता है, बिल्कुल भाग लेता है। यह रासायनिक क्रिया में प्राय भाग लेने के लिए इसको पहले परमाणु में डिवाइड होना पड़ेगा, तो रासायनिक क्रिया में प्राय भाग नहीं लेता है। यह रासायनिक क्रिया में विभाजित नहीं होता, परमाणु और क्या विभाजित होगा, लेकिन यह रासायनिक क्रिया में प्राय किसमें विभाजित होता है, परमाणु में विभाजित होता है। कौन, अणु। क्लियर है, ओके। मतलब परमाणु से मिलकर वापस क्या बनता है, अणु भी बन सकता है। परमाणु किससे मिलकर बने होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं परमाणु में। आगे बात करें, रासायनिक समीकरण क्या है, संतुलित करने की अनुमान विधि। संतुलित करने की अनुमान विधि तो बहुत सारे पॉइंट्स दे रखे वैसे। तो रासायनिक समीकरण क्या है, संकेतों व सूत्रों द्वारा, जैसे कि अपन इस समीकरण को लिखेंगे, कार्बन लिखें प्लस ऑक्सीजन लिखें, जैसे ये पूरा लिखेंगे कार्बन प्लस ऑक्सीजन ऐसे लिखेंगे, फिर लिखेंगे अपन के कार्बन डाइऑक्साइड, तो वो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो रासायनिक समीकरण को लिखने का जो तरीका होता है कि इसको संकेतों के रूप में लिखा जाता है। किसके रूप में, संकेत के रूप में लिखा जाता है। तो C+O2 ये CO2 बन गया। ओके, तो ये रासायनिक समीकरण। अब अनुमान विधि में क्या करते हैं कि दोनों तरफ ये बैलेंस करते हैं परमाणु की संख्या। तो इस विधि से समीकरण निम्न प्रकार संतुलित की जाती है। सबसे पहले रासायनिक समीकरण का ढांचा लिखते हैं, अभिकारकों एवं उत्पादों के सूत्र प्रतीक लिखते हैं, गैसीय पदार्थ जैसे हाइड्रोजन नाइट्रोजन का परमाणुीय अवस्था में लिखते हैं, बिल्कुल लिखना पड़ेगा। अभिकारक एवं उत्पादों को उचित स्थान से गुणा, उचित संख्या से गुणा करके दोनों ओर के परमाणुओं की संख्या बराबर कर दी जाती है। यह करेंगे बिल्कुल। अंत में परमाणु अवस्था में गैसों का आणविक रूप में प्रस्तुत करने हेतु दोनों ओर 2 से गुणा करेंगे। इस प्रकार समीकरण संतुलित अवस्था में प्राप्त होती है। एग्जाम्पल लिया अपनों ने, ये रिएक्शन अपने को बैलेंस करनी है। Zn प्लस HCl से ZnCl2 प्लस H बन रहा है। समीकरण को संतुलित करेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पर संतुलित करने के लिए हाइड्रोजन को परमाणु रूप में, तो इसको आणविक रूप में लिखा, जैसे 2 लिखा तो यहाँ पर अपने को यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, 2 लिखना पड़ेगा। समीकरण बैलेंस हो गई। Zn प्लस 2 HCl, यहाँ पर 2 HCl है, ठीक है, तो ये 2 Cl हो गए, Cl2 मतलब 2 Cl, तो ZnCl2 प्लस H2, ये ढांचा समीकरण है, इसको संतुलित समीकरण कहेंगे। चलो बढ़िया बात है। अगला क्वेश्चन आपका, द्रव्य के संरक्षण का नियम क्या है। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के अणुओं का योग रासायनिक क्रिया से बने पदार्थों के योग के बराबर होता है। बढ़िया बात है। मतलब जितने ज्यादा, जैसे कि यहाँ पर इनकी संख्या और इनकी संख्या बराबर होगी। जैसे इधर अभिकारक में कार्बन और ऑक्सीजन की जो परमाणु की संख्या है वही इधर जो CO2 बना, तो इसमें परमाणु की संख्या उसके बराबर होगी। ये रासायन द्रव्य के संरक्षण का नियम है। अर्थात रासायनिक क्रिया में द्रव्य को न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही उत्पन्न किया जा सकता है। इसे द्रव्य के संरक्षण के नियम कहते हैं। एग्जाम्पल दे रखना भाई साहब आपका, 12 ग्राम कार्बन 32 ग्राम ऑक्सीजन से संयोग करके 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, जो द्रव्य के संरक्षण के नियम की पुष्टि करता है। बिल्कुल, 12 ग्राम कार्बन का परमाणु भार 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 16 दूनी 32 हो गया, 2 ऑक्सीजन परमाणु है, और ये हो जाएगा CO2 मतलब 44 ग्राम। क्लियर है बेटा। अब बात करें द्रव्य के संरक्षण के नियम की पुष्टि है तो कौन सा प्रयोग दिया हुआ है, लेंडोल्ट साहब का प्रयोग दिया हुआ है। लेंडोल्ट का प्रयोग देखते हैं, लेंडोल्ट साहब ने क्या बात बता दी। लेंडोल्ट साहब ने क्या, ये नली इसको क्या करें, H अपना अंग्रेजी का अक्षर होता है ना H, तो H आकार की नली ली, और इसमें जो है यहाँ पर जो है एक में क्या भर दिया, KCl भर दिया, और एक तरफ क्या भर दिया, AgNO3 भर दिया। भाई साहब ने इस नली को तोल लिया, तोल के वापस उलट पुलट किया,
तो उलट पुलट करने पर क्या करामात करी उसने, ये जो है KCl, ये रिएक्शन होती है, एक तो लिया आपने भाई साहब ने KCl लिया प्लस क्या लिया AgNO3 लिया, क्या लिया AgNO3, तो क्या बन जाएगा AgCl बन जाएगा और KNO3 बन जाएगा, AgCl प्लस KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट बनता है। लेकिन भले आप KCl और AgNO3 से क्या बन रहा है, AgCl बन रहा है प्लस KNO3 बन रहा है, KNO3 बन रहा है, लेकिन इसमें क्या होगा कि वजन में कोई फर्क नहीं आया है ना। तो H आकार के लैंडोल्टर ने H के आकार की शीशे की बनी नली ली, उसने नली में एक भुजा में क्या भरा, अभिकारक KCl भर दिया, इधर KCl भर दिया, दूसरी भुजा में क्या भरा भाई साहब ने AgNO3 का विलयन लिया, दोनों नलियों के मुंह को मिलाकर नलियों को सील बंद करके उपकरण को तोल लिया, फिर इस उपकरण को कई बार उलट पुलट करके अभिकारकों की क्रिया करवा दी। अभिकारकों के बीच परस्पर क्रिया से बना पदार्थ AgCl लैंडोल उपकरण में ही रहता है। उपकरण को पुनः तोला, AgCl और KNO3 है ना, उन्होंने दोनों भारों में कोई अंतर नहीं पाया। इस प्रयोग से द्रव्य के संरक्षण की नियम की पुष्टि होती है। हो गई भाई साहब, क्लियर है। चलिए अब स्थिर अनुपात का नियम, बढ़िया बात है। कोई भी यौगिक है उसका अनुपात हमेशा क्या हो रहता है, स्थिर होता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का जो होता है 44 होता है, वो स्थिर होगा, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड कैसे भी प्राप्त करो। कार्बन और वायु को जलाकर कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करी, Na2CO3 और HCl की रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करी, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करके कार्बन डाइऑक्साइड, तो तीनों जगह कार्बन डाइऑक्साइड अपनों ने प्राप्त करी, लेकिन इसका भार जो है सेम है 44 ग्राम। ओके, तो प्रत्येक रासायनिक यौगिक में उसके अवयवी तत्व भारानुसार सदैव एक निश्चित अनुपात में पाए जाते हैं, चाहे वह यौगिक किसी भी विधि से प्राप्त किया गया। यह नियम जोसेफ लुइस प्रोस्ट ने प्रतिपादित किया। बढ़िया बात है। कार्बन डाइऑक्साइड को अनेक विधियों से प्राप्त किया जाता है। कार्बन को वायु में जलाकर, यह कार्बन डाइऑक्साइड सोडियम कार्बोनेट पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्रिया से, बढ़िया बात है। कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करेंगे तो अभी कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही है अपने को। प्रत्येक विधि से प्राप्त कार्बन डाइऑक्साइड का विश्लेषण करने पर ज्ञात होता है कि इसमें कार्बन और ऑक्सीजन भार की दृष्टि से सदैव 12:32 के अनुपात में संयुक्त रहते हैं। चलिए 12:32, 12 किसका, कार्बन का, और ऑक्सीजन का कितना रेशो, ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन परमाणु है तो 12:32 का रेशो रहता है भाई साहब। अब भाई साहब गुणित अनुपात का नियम, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है ये भी। गुणित अनुपात का नियम पूछा जाता है अक्सर। ये है भाई साहब गुणित अनुपात का नियम। गुणित अनुपात के नियम का प्रतिपादन जॉन डाल्टन ने 1803 में किया था। अब जब दो तत्व आपस में संयोग करते हैं तो 2 या 2 से अधिक यौगिक बनते हैं, तब एक तत्व के विभिन्न द्रव्यमान जो दूसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करते हैं परस्पर एक सरल पूर्णांक गुणित अनुपात में होते हैं। ठीक है, गुणित अनुपात में होते हैं। अब देखो, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन संयोग करके क्या बनाते हैं, 5 प्रकार के ऑक्साइड बना रहे हैं। कौन कौन से, एक तो नाइट्रस ऑक्साइड, एक नाइट्रिक ऑक्साइड, एक नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड, नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड और नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, ये बना रहे। अब इसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो जो है वो भैया समान आ रहा है। देखो यहाँ पर N2O में 14:8 का रेशियो है, इधर 14:16 का रेशियो है, 14:24, 14:32, 14:40। मतलब ये जो रेशियो जो बड़ा है ये एक गुणित अनुपात में बड़ा है। जैसे कि 8 का पहाड़ा देख लो, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 40। मतलब इस गुणित अनुपात में बढ़ा, इस अनुपात में बढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि गुणित अनुपात में 8 16 की जगह 15 आ गया या 24 की जगह 22 आ गया, 23 आ गया, वो चीज़ नहीं होगी। ठीक है, तो एक गुणित अनुपात में संयोग करते हैं। ये तो लिया हुआ है कि जब 2 तत्व आपस में संयोग करें, 2 कौन से, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, और 2 से अधिक यौगिक बना रहे हैं, ये 2 से अधिक यौगिक बन रहे हैं, तब एक तत्व के विभिन्न द्रव्यमान, एक तत्व कौन सा, नाइट्रोजन के, है ना, जब एक तत्व के विभिन्न द्रव्यमान दूसरे तत्व के एक तत्व मतलब ऑक्सीजन के विभिन्न द्रव्यमान नाइट्रोजन के निश्चित द्रव्यमान से संयोग कर रहे हैं, तब क्या होगा, एक सरल अनुपात या गुणित अनुपात होता है। ये भाई साहब गुणित अनुपात का नियम हो गया है। मेरे हिसाब से आपको पूरी क्लियर हो गई होगी स्टोरी। आगे बढ़े। नाइट्रोजन का निश्चित द्रव्यमान दे रखा है ना 14, बढ़िया बात है। ऑक्सीजन के विभिन्न भिन्न द्रव्यमान 8 16 24 32, 8 16 24 32 40 अथवा 1:2:3:4:5 का सरल अनुपात है जो गुणित अनुपात के नियम की पुष्टि करता है। अब गैलुसेक का नियम उदाहरण सहित बता देते हैं। गैलुसेक का नियम,
जब गैसें आपस में संयोग कर रही है, जैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में संयोग कर रही है, तो उनके आयतनों में क्या होता है, सरल अनुपात होता है। जैसे एक आयतन ये और एक आयतन ये और दो आयतन ये, तो ये सरल अनुपात है, 1:1:2। तो जब एक गैसें आपस में सहयोग करती हैं तो उनके आयतनों में सरल अनुपात होता है, और यदि उनके सहयोग से बना हुआ पदार्थ भी गैस है तो उसका आयतन भी क्रियाशील गैसों के आयतन के सरल अनुपात में होगा, जबकि सभी आयतन एक ही ताप व दाब पर नापे जाए। हाइड्रोजन का एक आयतन, क्लोरीन का एक आयतन संयोग करके क्या बना रहा है, हाइड्रोजन क्लोराइड बना रहा है, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बनाता है, ये HCl गैस बन रहा है। अतः हाइड्रोजन व क्लोरीन हाइड्रोजन क्लोराइड गैस आयतनों में 1:1:2 का अनुपात हुआ, जो कि सरल अनुपात और नियमानुसार है, नियम के हिसाब से है नहीं। आगे बढ़ा, निम्नलिखित यौगिकों के मूलानुपाती सूत्र। मूलानुपाती सूत्र मतलब सरलतम सूत्र है, बता ही दिया था। तो भाई साहब इसमें कार्बन CH3OH, कार्बन कितने हैं इसमें, 2 कार्बन दे रखे हैं, 1 और 1 2। हाइड्रोजन कितने दे रखे, 4 दे रखे, हाइड्रोजन 4। ऑक्सीजन कितने हैं, 2, तो इसको 2 से भाग दे दो इसको, तो मूलानुपाती सूत्र क्या हो जाएगा, CH2O। तो यहाँ पर CH3COOH का मूलानुपाती सूत्र CH2O मिल गया। H2O2 को दोनों जगह सेम संख्या है, HO हो जाएगा। C6H12 इसको 6 से भाग दे दो, ठीक है। N इक्वल इसके लिए क्या होगा, 6, इसमें N इक्वल क्या होगा, 2। इसमें इसका भी मूलानुपाती सूत्र CH2O होगा, C6H12O6 का। इस भाई साहब का सूत्र क्या होगा, C3H6O2 होगा, ठीक है। मतलब मूलानुपाती सूत्र, इसको सरलतम में और कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, तो सेम हो गया, C3H6O2 इसका मूलानुपाती सूत्र हो जाएगा, CH3COOCH3 का। अब है सीमांत अभिकर्मक। क्वेश्चन है भाई साहब आपका, सीमांत अभिकर्मक पूछा जाता है ना। अगर आपके पास कोई रासायनिक अभिक्रिया करवा रहे और उसमें 2 क्रियाकारक हो, एक A है और एक B है, ठीक है, एक A है और एक B है, तो एक तो बहुत कम मात्रा में ले रहे हो और एक ज्यादा मात्रा में, एक ले रहे कम मात्रा में और एक ले रहे अपन ज्यादा मात्रा में। तो जो कम मात्रा में लिया जाता है उसे क्या कहते हैं, सीमांत अभिकर्मक। बस इतना याद रखना कि किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाला वह क्रियाकारक जो दूसरे क्रियाकारक में दी गई मात्रा की क्रिया करने के लिए आवश्यक मात्रा में उपस्थित न हो, बहुत कम उपस्थित हो, जो आवश्यकता से कम मात्रा में होता है उसे सीमांत अभिकर्मक कहते हैं। रासायनिक समीकरण के लाभ लिखिए। बिल्कुल लाभ तो है ही, रासायनिक समीकरण से बहुत सुविधा हुई अपने को पढ़ने में, कि अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों और उनसे बनने वाले पदार्थों के बारे में पता चलता है। बिल्कुल, अभिक्रिया में भाग लेने वाले और बनने वाले तत्व या यौगिक की अणुओं की संख्या ज्ञात होती है, बिल्कुल सही बात है। यदि परमाणु भार ज्ञात हो तो यह पता चल जाता है कि किसी अभिक्रिया के कितने भार से उत्पाद का कितना भार प्राप्त होगा, बढ़िया बात है। समीकरण से पदार्थ की अविनाशिता के नियम की पुष्टि होती है, पदार्थ के समतुल्य मात्राएं ज्ञात होती है। यदि कोई अभिकारक या उत्पाद गैसीय अवस्था में है तो उसके आयतन भी ज्ञात होता है। यदि अभिकारक और उत्पाद दोनों गैसीय हो तो उनका आयतन संबंधी ज्ञान भी होता है। तो ये सारी चीजें, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जोड़े दे रखे हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन और फ्लोरीन और क्लोरीन, इसमें किसकी इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी दी है। तो भाई साहब फ्लोरीन और क्लोरीन दोनों में इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी जो है वो क्लोरीन की अधिक होगी। इसके लिए फेवरेबल कंडीशन होती है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने के लिए, जबकि ऋण विद्युतता फ्लोरीन की ज़्यादा होती है। तो फ्लोरीन और क्लोरीन दोनों में इलेक्ट्रॉन बंधुता किसकी ज़्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी क्लोरीन की। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन में तो अर्धकक्षक पूरा होता है, ठीक है, और ऑक्सीजन में पी जो है अर्धकक्षक पूरा नहीं होता, अपूर्ण होता है। तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन में दोनों में किसकी इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी ज़्यादा होगी, ऑक्सीजन की, और फ्लोरीन और क्लोरीन में क्लोरीन की। ओके, अब विद्युत ऋणात्मकता क्या है। विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, होता क्या है, जैसे कि कोई हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों को जोड़ रखा है, या हाइड्रोजन और फ्लोरीन दोनों को जोड़ रखा है, तो साझे की इलेक्ट्रॉन जोड़ी को अपनी तरफ आकर्षित करना है ना, अपनी तरफ आकर्षित, और ऋण आयन बन जाता है। जैसे हाइड्रोजन और फ्लोरीन दोनों अलग होके क्या हो जाएगा, F- हो जाएगा। F- मतलब साझे की इलेक्ट्रॉन जोड़ी कौन निकल गया, फ्लोरीन। यहाँ पे साझे की इलेक्ट्रॉन जोड़ी क्लोरीन लेके निकल जाता तो क्या बन जाएगा, Cl-, ऋण आयन बन रहा है ना। तो एक सहसंयोजक अणु में किसी परमाणु की इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता उसकी विद्युत ऋणात्मकता कहलाती है। ओके, समझदार बच्चे हैं, समझ रहे होंगे। अब बात करें, किसी समूह में अपन ऊपर से नीचे चल रहे हैं। कहां से चल रहे भैया, ऊपर से नीचे चलेंगे।
तत्वों के गुणों में। तो जैसे जैसे ऊपर से नीचे चलेंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद्युत ऋणात्मकता क्या होती जाती है, कम होती है। मतलब ऊपर जो बैठा हुआ उसकी सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मकता होती है। तो जैसे कि मैं बात करूँ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ऐसे नीचे चल रहे हैं, तो क्या हो रहा है, किसी समूह में ऊपर से नीचे चलने पर आयनिक त्रिज्या बढ़ती है। बिल्कुल, त्रिज्या भी बढ़ेगी, परमाणु का आकार बढ़ रहा है तो परमाणु ये जो है रेडियस भी बढ़ती जाती है। इन तत्वों की आयनन ऊर्जा, विद्युत ऋणात्मकता, गलनांक में क्या हो, आयनिक त्रिज्या तो बढ़ेगी, ठीक है, लेकिन आयनिक त्रिज्या बढ़ेगी, विद्युत ऋणात्मकता क्या होगी, कम होगी, है ना। अभी ज़्यादा बता दिया तो ज़्यादा नहीं, क्या होगी, ऊपर नीचे की तरफ चलेंगे तो विद्युत ऋणात्मकता कम होगी। मतलब सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मकता फ्लोरीन की होती है। तो किसी समूह में ऊपर से नीचे चलने पर आयनिक त्रिज्या तो बढ़ती है, आयनिक त्रिज्या बढ़ेगी, विद्युत ऋणात्मकता, आयनन ऊर्जा में क्या होगी, कमी होगी, गलनांक में कमी होती है तथा धात्विक और विद्युत धनात्मकता में क्रमशः वृद्धि होती है। जैसे जैसे नीचे चलने हैं तो विद्युत धनात्मकता बढ़ती है, विद्युत ऋणात्मकता घटती है, ठीक है, धात्विकता बढ़ती है नीचे चलने पर, मतलब धनात्मक गुण बढ़ रहा है, मतलब धात्विक गुण भी बढ़ रहा है। तो बेटा जी इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। ये है आपका क्वेश्चन। ओके, अब परमाणु त्रिज्या, क्या बात करें अपन, परमाणु त्रिज्या की बात करें। मेरी बात ध्यान से सुनना, आप समझदार वैसे सुन लोगे। एटॉमिक रेडियस है ना, एटॉमिक रेडियस। तो कोई परमाणु है, उसमें क्या होगा, उसके बीचों बीच क्या केंद्र है, और जो इलेक्ट्रॉन कहाँ तक, कौन सी कक्षा तक पाए जाते हैं, वहाँ तक की दूरी, उसको एटॉमिक रेडियस कहते हैं। तो किसी परमाणु की मुक्त अवस्था में उसकी नाभिक से जो दूरी होती है, ये वाली दूरी, इसको कहते हैं एटॉमिक रेडियस, AR। तो किसी परमाणु के मुक्त अवस्था में उसके नाभिक से बाह्यतम कक्ष की दूरी उसकी परमाणु त्रिज्या कहलाती है। इसका मापन संभव नहीं है, डायरेक्ट ऐसा नापेंगे कैसे। तो इसकी जगह, परमाणु त्रिज्या की जगह क्या चीजें ली गई, अणु के अंदर इसे नापा जाता है। अतः यह सहसंयोजक त्रिज्या और वान डेर वाल्स त्रिज्या आदि कहलाती है। इसको वान डेर वाल्स त्रिज्या से और सहसंयोजक त्रिज्या से नाप के फिर देखते हैं, ठीक है। अब देखो, सहसंयोजक त्रिज्या और वान डेर वाल्स त्रिज्या के बारे में भी अपन बात करते हैं। उससे पहले ये क्वेश्चन भी पढ़ ले, सीरियल वाइज पढ़ रहे। तो आवर्त सारणी में आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर आयन ऊर्जा में क्या परिवर्तन होता है। तो जैसे जैसे इधर से इधर चलेंगे, बाएं से दाएं चल रहे अपन, ऐसे चल रहे हैं, तो आयनन ऊर्जा में क्या होगा भाई साहब, आयनन ऊर्जा बढ़ती जाएगी, क्योंकि परमाणु का आकार छोटा होता जाएगा। तो सामान्यतः इनके मान बाएं से दाएं चलने पर क्या होती है, वृद्धि होती है, बढ़ता जाता है। लेकिन बेरिलियम और बोरान और नाइट्रोजन की ऑक्सीजन से आयनन ऊर्जा अधिक होती है। वो अर्धकक्षक और पूर्ण कक्षक पूरा होने के कारण है ना। नाइट्रोजन में अर्धकक्षक पूरा है और बेरिलियम में भी s ऑर्बिटल पूरा भर जाता है, 1s2 2s2 कॉन्फ़िगरेशन होता है। अगला आने वाला इलेक्ट्रॉन जो है इसमें जो क्या होगा, बोरान में एक इलेक्ट्रॉन किसमें भरा जाता है, 2p1 में। उसको निकालना आसान है बजाय 2s2 को इलेक्ट्रॉन को निकालने के, बेरिलियम के। चलो ठीक है, तो ये अपवाद ध्यान रखना, बेरिलियम की बोरान व नाइट्रोजन की ऑक्सीजन से आयनन ऊर्जा अधिक होती है। तो केमिस्ट्री में एक्सेप्शन से याद रखने जरूरी होते हैं, ठीक है। चलिए अब सहसंयोजक त्रिज्या। बेटा जी सहसंयोजक त्रिज्या जो होती हैं, मेरी बात सुनना, कोई दो परमाणु हैं इस कंडीशन में, इनके नाभिकों के बीच की दूरी का आधा, इनके नाभिकों के बीच की दूरी का आधा, इसको कह रहे सहसंयोजक त्रिज्या। ये क्या है, सहसंयोजक त्रिज्या। तो एक ही अणु है, इसमें दो परमाणु के नाभिकों के बीच की दूरी का आधा, इसको सहसंयोजक त्रिज्या कह रहे हैं। और वान डेर वाल्स त्रिज्या किसे कहेंगे, कि दो अलग अलग अणु हैं, उनके दो निकटस्थ परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी का आधा, उसको क्या कहेंगे, उसको अपन कहेंगे, उसको जो हम कहेंगे क्या कहेंगे भैया, उसको कहेंगे अपन वान डेर वाल्स रेडियस। ये वाली जो रेडियस है इसको कहते हैं वान डेर वाल्स। इतना ध्यान रखना, दो अलग अलग अणु हैं, उनके निकटतम परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी के आधे को वान डेर वाल्स त्रिज्या कहते हैं। और यहाँ पर किसी अणु में परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी का आधा, देखिए ये डेफिनेशन लिख रखी, किसी तत्व के द्विपरमाणुक अणु में एकल बंध से बंधित दो परमाणुओं के बीच की दूरी का आधा मान उस तत्व की सहसंयोजक त्रिज्या कहलाती है। इसे अंगस्थान में व्यक्त करते हैं। जैसे फ्लोरीन की कितनी होती है, 0.72, मतलब दोनों फ्लोरीन परमाणु के बीच की दूरी 1.44 होती है, इसका आधा क्या कर लो तो कितना हो जाएगा, 0.72 अंगस्थान हो जाएगा। वान डेर वाल्स त्रिज्या
ठोस अवस्था में किसी एक तत्व के दो निकटतम अणुओं के निकटतम परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी का आधा van der Waals त्रिज्या कहलाता है, इसलिए F2 की जो है 1.3 होगी। दोनों के बीच की दूरी 2.70 है, दोनों अणुओं के बीच में, उसके निकटतम परमाणु ये है, इनके बीच की दूरी का आधा, ये वाली त्रिज्या कितनी होगी, है ना, यहाँ गलत दे रखा है, ये वाली मानना अपने को, ये वाली 1.35 अंगस्थान है। अब मेंडलीफ के आवर्त नियम में मोसले ने क्या संशोधन किया? बढ़िया बात है, मोसले की जो आधुनिक आवर्त सारणी है ना, वो मोसले की है। अब इन भाई साहब ने, मोसले ने परमाणु द्रव्यमान के स्थान पर क्या यूज किया गया? आधुनिक आवर्त सारणी कैसे जमाई गई है? परमाणु क्रमांक के हिसाब से जमाई गई है। तो परमाणु क्रमांक, मोसले के अनुसार तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। और मेंडलीफ में क्या कहा था? तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। अर्थात यदि तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के आधार पर क्रमानुसार रखा जाए तो निश्चित अंतराल के बाद लगभग समान गुण वाले तत्वों की पुनरावृत्ति होती है। क्लोरीन की अपेक्षा फ्लोरीन में की इलेक्ट्रॉन मृदुता कम होती है, क्यों भाई साहब? होगी क्लोरीन की अपेक्षा फ्लोरीन की। तो फ्लोरीन का क्या होता है? बहुत ज्यादा छोटा आकार होता है और क्लोरीन का अपेक्षाकृत थोड़ा बड़ा होता है। क्लोरीन के लिए इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है, मतलब ठीक ठाक कंडीशन है, बैलेंस ठीक ठाक है। तो फ्लोरीन का परमाणु का आकार छोटा होता है, इसमें 2p उपकोष में अपेक्षाकृत अधिक सघन संकुलित होता है, जिससे इसमें अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर इलेक्ट्रॉन घनत्व तो बढ़ जाता है। इलेक्ट्रॉनों के मध्य प्रबल क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा, पास पास में इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा रहेंगे, तो इसलिए फ्लोरीन में अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति कम होती है तथा इलेक्ट्रॉन मृदुता कम होती है। जैसे फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन मृदुता 3.45 इलेक्ट्रोवोल्ट और 3.61 इलेक्ट्रोवोल्ट होती हैं। तो भाई साहब क्लोरीन की ज्यादा है इलेक्ट्रॉन मृदुता। अगला क्वेश्चन है भाई साहब, विकर्ण संबंध। वेरी VIMP क्वेश्चन है। विकर्ण संबंध किसे कहते हैं? तो आवर्त सारणी में क्या है? जैसे द्वितीय आवर्त है, द्वितीय आवर्त में लिथियम, बेरिलियम, बोरान है। तृतीय आवर्त में माने तो यह मैग्नीशियम, लिथियम के बाद सोडियम आता है, Na है, यहाँ पर Na है, ध्यान रखना, इसकी जगह Na लिख देना। Na। तो द्वितीय आवर्त के तत्व तृतीय आवर्त के अगले समूह के तत्व से गुणों में समानता प्रदर्शित करते हैं, है ना। द्वितीय आवर्त का तत्व तृतीय आवर्त के अगले समूह के गुणों में समानता प्रदर्शित करता है, जिसे विकर्ण संबंध कहते हैं। जैसे लिथियम और मैग्नीशियम में, बेरिलियम और एल्यूमिनियम में विकर्ण संबंध। तो लघु आवर्त में द्वितीय आवर्त के तत्व तृतीय आवर्त के अगले समूह के तत्व से गुणों में समानता प्रदर्शित करते हैं, जिसे विकर्ण संबंध क्या कहते हैं? ओके, लिथियम और मैग्नीशियम, लिथियम का मैग्नीशियम के साथ और बेरिलियम का एल्यूमिनियम से विकर्ण संबंध होता है। क्लियर है? मेरे हिसाब से यहां तक आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। देखिए आराम से पढ़िएगा, बहुत काम की चीजें हैं। केमिस्ट्री के लिए ये बेसिक है सारी चीजें। अब है किसी वर्ग में, वर्ग मतलब ऊपर से नीचे चल रहे हैं, वर्ग की बात करते हैं तो ऊपर से नीचे चलते हैं। तो जैसे जैसे ऊपर से नीचे चलेंगे क्या होगा? एटॉमिक रेडियस क्या होती जाती है? बढ़ती जाती है। क्या होती जाती है? बढ़ती जाती है। तो वर्ग में परमाणु त्रिज्या ऊपर से नीचे बढ़ती है। इसका कारण है परमाणु कक्षक संख्या में वृद्धि, मतलब कक्ष संख्या बढ़ती जाती है ना जैसे जैसे नीचे चलते हैं। ये दोनों प्रभावी नाभिकीय आवेश में वृद्धि से भारी पड़ते हैं। आवर्त में जब बाएं से दाएं चलेंगे तो परमाणु त्रिज्या क्या होगी? बाएं से दाएं चलेंगे तो परमाणु त्रिज्या क्या होती जाती है? कम होती जाती है। क्या होती जाती है? कम, क्योंकि कक्षाओं की संख्या वही रहती है और नाभिकीय आवेश बढ़ता जाता है। इसका कारण नाभिकीय आवेश में वृद्धि, आवर्त में कक्ष संख्या में वृद्धि नहीं होती, कक्ष की संख्या सेम रहती है। लेकिन ऊपर से नीचे चलते हैं तो कक्ष की संख्या बढ़ती जाती है ना। क्या बढ़ती जाती है? कक्ष की संख्या बढ़ती जाती है, ऐसे इस तरीके से कक्ष की संख्या बढ़ती जाती है। चलो आगे बढ़े। ऋणायन की त्रिज्या संगत परमाणु की अपेक्षा बड़ी होती है। होती सही हो तो, क्योंकि नाभिकीय आवेश कम हो जाता है ऋणायन में, है ना। प्रति परमाणु नाभिकीय आवेश क्या हो जाता है? कम होता है। जैसे इसका नाभिकीय आवेश 17 है और इसका कितना, इसका क्या है? इसका 17 है, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 18 है और इसमें कितनी है? इलेक्ट्रॉन की संख्या 17 है। तो प्रति इलेक्ट्रॉन नाभिकीय आवेश की क्या हो रही है? कमी हो रही है। इसलिए ऋणायन की त्रिज्या हमेशा उसके मूल परमाणु से बड़ी होती है और धनायन की त्रिज्या उसके मूल परमाणु से छोटी होती है। ध्यान रखना।
परमाणु के बाह्यतम कोश में अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन के प्रवेश करने से प्रभावी नाभिकीय आवेश घट जाता है। बिल्कुल सही बात है। इस कारण बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन अपेक्षाकृत कम आकर्षण बल को अनुभव करते हैं। इस कारण बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन में फैल जाता है, इसलिए ऋणायन की त्रिज्या परमाणु की अपेक्षा बड़ी होती है। अगला क्वेश्चन है, बेरिलियम और बोरान में किसकी आयनन एंथैल्पी कम होती है? बोरान की। ठीक है, बोरान की, क्योंकि बोरान से इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें दोनों की, तो बोरान का जो होता है क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बोरान का 1s2 2s2 और 2p1, इस इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है। और बेरिलियम का क्या होता है, बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2, तो बजाय 2s2 के इलेक्ट्रॉन को निकालने के बजाय 2p1 का इलेक्ट्रॉन आसानी से निकलेगा। तो बोरान की आयनन एंथैल्पी बेरिलियम से कम होती है ना, बोरान की क्या होगी, कम होगी, क्योंकि बोरान का अंतिम इलेक्ट्रॉन किसमें 2p ऑर्बिटल में जा रहा है, किसमें जा रहा है 2p में, जो कि 2s ऑर्बिटल की तुलना में कम भेदन क्षमता रखता है। इसके अतिरिक्त s ऑर्बिटल पूर्ण भरा होता है। नाइट्रोजन व ऑक्सीजन किसके आयनन एंथैल्पी कम होती है? बढ़िया बात है, बात करते हैं नाइट्रोजन व ऑक्सीजन। तो नाइट्रोजन में तो क्या रहता है कि 2p3 होता है लास्ट कॉन्फ़िगरेशन, 2p3 मतलब अर्धपूरित होता है, और ऑक्सीजन में क्या लिखते हैं अपन लास्ट में 2p4। तो इसका अपूर्ण है, इसमें अर्धपूरित विन्यास है, स्थायी है, तो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है, तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी कम होगी और नाइट्रोजन की अधिक होगी। तो ऑक्सीजन की आयनन एंथैल्पी नाइट्रोजन से कम होती है, क्योंकि ऑक्सीजन में जेड मतलब परमाणु क्रमांक 8 होता है, तो पी उपकक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं 4, जबकि नाइट्रोजन में 7 तथा पी उपकक्ष अर्धपूरित मतलब 3 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। सममितता के कारण अर्धपूर्ण उपकक्ष अधिक स्थायी होता है, इसलिए ऑक्सीजन की आयनन एंथैल्पी कम होगी। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर तत्वों को कितने प्रकार में वर्गीकृत किया गया है, इनके नाम लिखिए। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर तत्वों को 4 वर्गों में एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक में वर्गीकृत किया गया है। तत्वों की आवर्त सारणी में समूह संख्या उसमें संबंधित क्या जानकारी भी देती है तत्वों के। तो तत्वों की आवर्त सारणी में समूह की संख्या कितने होते हैं? 18 समूह होते हैं ना, और ये क्या कहते हैं वर्ग। तो तत्वों के आवर्त सारणी में समूह संख्या उनके ऑक्सीजन की सापेक्ष संयोजकता दर्शाता है। जैसे कैल्शियम की कितनी होती 2 है, क्लोरीन की कितनी होती 7 आदि। हाइड्रोजन के सापेक्ष चतुर्थ समूह तक समूह संख्या के बराबर तथा बाद में 8 माइनस समूह संख्या के बराबर संयोजकता दर्शाते हैं। इसे कार्बन की 4, क्लोरीन की 1 आदि। अब देखो, जो बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन है वो तो संयोजकता हो गई है ना। ओके, अब जैसे कि प्रथम समूह है तो उसकी संयोजकता कितनी हो गई 1, द्वितीय की कितनी होगी 2। क्या लिखा है चतुर्थ समूह तक, तो वही बात है चतुर्थ समूह। जैसे कि 13वां समूह में कितनी होती 3, 14वें समूह में कितनी होती 4। तो यहाँ तक तो सेम चल रहा है, लेकिन जब आगे बढ़ेंगे तो उसमें वापस 8 से माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, 8 से। तो समूह 17 की जो होती हैं वो कितने होती हैं 1 होती हैं। फिर अंदर चलेंगे तो फिर समूह 16 की 2 होती है, फिर अंदर चलेंगे 3 होती हैं। इस टाइप से होता है। चलिए अभी तो ये पढ़िए ये चीज़ें कि समूह संख्या, तत्वों की आवर्त सारणी में समूह संख्या उनकी ऑक्सीजन के सापेक्ष संयोजकता दर्शाती है। जैसे कैल्शियम की 2, क्लोरीन की 7 आदि। हाइड्रोजन की सापेक्ष चतुर्थ समूह तक, हाइड्रोजन की सापेक्ष की जब बात करेंगे तो क्या होगा चतुर्थ समूह तक समूह संख्या के बराबर तथा 8 माइनस समूह संख्या। आगे के लिए क्या लिखेंगे 8 माइनस समूह संख्या के बराबर संयोजकता दर्शाती है। जैसे कार्बन की 4 और क्लोरीन की कितनी होती 1। अगला क्वेश्चन आया आपका, आधुनिक आवर्त नियम क्या है? मतलब मेंडलीफ का आवर्त नियम तो तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। और मेंडलीफ का आवर्त नियम क्या है? तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके, मेंडलीफ का तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। और आधुनिक आवर्त नियम है तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। यह आवर्त सारणी के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर आधारित है। बढ़िया बात है। इसमें धातु और अधातु तत्वों को पृथक कर दिया गया है। बहुत अच्छा काम किया आधुनिक आवर्त सारणी में। संक्रमण तत्वों को सामान्य तत्वों से अलग कर दिया गया है आधुनिक आवर्त सारणी देखोगे तो।
आयरन, कोबाल्ट, निकिल को संक्रमण तत्वों के साथ रखा गया है जो को उनका उचित स्थान है। दुर्लभ मृदा तत्वों को उपयुक्त स्थान पर मुख्य आवर्त सारणी में बाहर नीचे रखा गया है। ठीक है, तत्वों को में इलेक्ट्रॉन भरने के आधार पर समस्त तत्वों को SPDF ब्लॉक में विभाजित किया गया है। बढ़िया बात है, शानदार, जबरदस्त। मेंडलीव की आवर्त सारणी की उपयोगिता लिखी है। तो मेंडलीव ने उस टाइम पे सबसे पहले कोशिश करी थी बेटा तत्वों को अरेंजमेंट करने की। तो तत्वों के भौतिक गुण आदि का अध्ययन करने में सहायक, तत्वों की खोज करने में अति उपयोगी, तत्व के गुणों के आधार पर अन्य तत्वों के गुणों की व्याख्या संभव, संदिग्ध परमाणु भारों का शोधन करने में, आवर्त सारणी से एक ही समूह के तत्वों तथा विभिन्न समूह के तत्वों के सहसंबंध का बोध होता है, अतः अनुसंधान में सहायक हुई। कौन? मेंडलीव की आवर्त सारणी। अब इलेक्ट्रॉन बंधुता और ऋण विद्युतता दोनों में क्या होता है? बनता तो ऋण आयन ही है, इधर भी ऋणायन बनता है और इधर भी ऋणायन बनता है, लेकिन इसमें ऋणायन क्या होता है? ऋणायन मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाता है और इसमें साझे की इलेक्ट्रॉन जोड़ी को कोई परमाणु अपनी तरफ आकर्षित करके ऋणायन बनाता है, ये चीज होती है। और इसमें कोई गैसीय परमाणु होता है, वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके क्या बनाता है? ऋणायन बनाता है। ये दोनों में फर्क है। तो यह किसी विलिखित परमाणु द्वारा एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर मुक्त हुई ऊर्जा की माप है। यह सहसंयोजक अणु में किसी परमाणु द्वारा सहसंयोजक आबंध के इलेक्ट्रॉन जोड़े को आकर्षित करने की माप है। इसका कोई मात्रक नहीं है। और इसका क्या है? इलेक्ट्रॉन बंधुता का, इसका इलेक्ट्रोवोल्ट प्रति परमाणु किलोजूल प्रति मोल में मापा जाता है। इसका मान यथार्थ होता है। और विद्युत ऋणात्मकता हमेशा क्या होती है? तुलनात्मक होती है। किसी समूह में आवर्त में इसका मान क्रम से परिवर्तित नहीं होता, मतलब कभी कभी बीच में कम ज्यादा हो रहा है। जैसे नाइट्रोजन की अगर बात करूं कि फ्लोरीन और क्लोरीन में से क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता ज्यादा हो गई, लेकिन विद्युत ऋणात्मकता सिस्टमेटिक तरीके से चलती है। ऊपर से नीचे चल रही है तो घटेगी या ना घटेगी, और आवर्त में बाएं से दाएं चलेगी तो बढ़ेगी या ना बढ़ेगी। तो आवर्त या समूह में इसका मान क्रम से परिवर्तित होता है, सिस्टमेटिक तरीके से। मेंडलीव की आवर्त सारणी से दीर्घ आवर्त सारणी श्रेष्ठ है, क्यों? स्पष्ट कीजिए। है बिल्कुल, जो भी कमियां थी मेंडलीव की आवर्त सारणी में उनको दूर कर दिया गया है। किसमें? दीर्घ आवर्त सारणी में, मतलब आधुनिक आवर्त सारणी में। मेंडलीव की आवर्त सारणी दीर्घ आवर्त सारणी से श्रेष्ठ है। यहाँ पर मेंडलीव के लिए बात करेंगे तो इसकी श्रेष्ठता किन किन कारणों में है ये बताएंगे। और ये भी है कि आधुनिक आवर्त सारणी भी किस मामलों में श्रेष्ठ है ना। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी से दीर्घ आवर्त सारणी श्रेष्ठ है, क्यों? मेंडलीव की आवर्त सारणी से दीर्घ आवर्त सारणी श्रेष्ठ है, क्यों? क्वेश्चन। ठीक है, तो दीर्घ आवर्त सारणी श्रेष्ठ होगी, सारी कमियों को दूर किया गया है। तो परमाणु क्रमांक परमाणु का मूलभूत गुण है, इसलिए दीर्घ आवर्त सारणी में परमाणु क्रमांक पर आधारित है। बढ़िया बात है। सारणी में प्रत्येक तत्व की स्थिति उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर सुनिश्चित की गई। बढ़िया बात है। इसके तत्वों का वर्गीकरण अधिक वैज्ञानिक ढंग से किया गया है। यह सारणी विभिन्न तत्वों के रासायनिक गुणों की समानता असमानता गुणों में क्रमिक परिवर्तन को प्रकट करते हैं। तो साथियों, दीर्घ आवर्त सारणी जो है वो मेंडलीव की आवर्त सारणी में क्या क्या कमियां रह गई थी उनको दूर करके बनाई गई हैं मोसले द्वारा। लेकिन मेंडलीव ने भी शुरुआत जब तक दीर्घ आवर्त सारणी नहीं बनी थी तब तक मेंडलीव की आवर्त सारणी चलती थी, और काफ़ी कुछ उसमें जो है जो पुराने जो वर्गीकरण में या तत्वों के गुणों की पहचान करने में काफ़ी कुछ हेल्प मिली थी मेंडलीव की आवर्त सारणी से भी। देखिए, आवर्त सारणी के तत्वों को में त्रुटिपूर्ण परमाणु भारों को शुद्ध करने में किस प्रकार सहायक है आवर्त सारणी? आवर्त सारणी किस प्रकार सहायक है? तो आवर्त सारणी से पूर्व तत्वों की संयोजकता अन्य तत्वों के गुणों से समानता आधार पर निर्धारित परमाणु भार निम्न सूत्र से ज्ञात किए जाते हैं। कैसे ज्ञात किए जा सकते हैं? परमाणु भार के तुल्यांकी भार और उसकी संयोजकता को मल्टीपल किया जाता है, ये चीज की जाती है इसमें। तो आवर्त सारणी में तत्व की संयोजकता उसके समूह द्वारा ज्ञात की जाती है कि कौन सा समूह है, उसके आधार पर उसकी संयोजकता डिसाइड की जाती है या उसके पास कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। अनुमान के आधार पर कुछ संयोजकताएं गलत पाई गई है ना, जैसे बेरिलियम व एल्यूमिनियम। बेरिलियम के गुण एल्यूमिनियम से मिलते हैं, अतः बेरिलियम की संयोजकता 3 मानी जाती थी पहले, लेकिन आवर्त सारणी में बेरिलियम द्वितीय समूह का तत्व है, अतः संयोजकता 2 हुई। तो बेरिलियम का तुल्यांकी भार 4.5 है, अतः इसका परमाणु भार 4.5 गुणित 3 13.5 माना जाता है। संशोधन के पश्चात कितना किया? 9.0 हो गया। मतलब सारा धुप्पल चल रहा है केमिस्ट्री में,
है ना, कई विज्ञान कई विज्ञान धीरे धीरे चेंज होता रहता है। चलिए बढ़िया बात है। डी और एफ ब्लॉक के तत्वों के डी और एफ ब्लॉक के तत्वों के 4 सामान्य लक्षणों की तुलना कीजिए या अंतर बताइए। अंतिम इलेक्ट्रॉन डी ब्लॉक में डी में प्रवेश करता है, इसमें एफ कक्षक में। इनमें 2 कक्षाएं अपूर्ण होती हैं लास्ट में, और इसमें अगर अपन इसका परमाणु संरचना बनाएंगे तो इसमें 3। अधिकांश डी ब्लॉक के तत्व अणुचुंबकीय होते हैं, ये भी अणुचुंबकीय होते हैं। ये तत्व संकुल यौगिक बनाते हैं, ये तत्व भी संकुल यौगिक बनाते हैं। तो ये है तुलना। अब एफ ब्लॉक के तत्व क्या हैं, इनके सामान्य लक्षण। तो वे तत्व जिनके परमाणु का अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ उपकक्ष में प्रवेश करता है उन्हें एफ ब्लॉक के तत्व। अगर एस की बात करें कि एस ब्लॉक के तत्व किसे कहते हैं, आपके क्वेश्चन आ जाए, तो वे तत्व जिनके परमाणु का अंतिम इलेक्ट्रॉन एस उपकक्ष में प्रवेश करता है उसे एस ब्लॉक का तत्व कहते हैं। सिंपल बात है। सीरियम और यूरेनियम एफ ब्लॉक के तत्व हैं। सामान्य अभिलक्षण, ये सभी धातु हैं, अधिकांश अणुचुंबकीय होते हैं, ये तत्व परिवर्तित संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। अब बात करिए आपके पास सिग्मा बंध और पाई बंध। सिग्मा बंध और पाई बंध, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। जैसे कि सी सिंगल बॉन्ड सी, सी डबल बॉन्ड सी और सी ट्रिपल बॉन्ड सी, ठीक है। अकेला बंध है ना, तो वो सिग्मा बंध हो रहता है। अकेला बंध ये सिग्मा, इसके यहाँ पर 1 सिग्मा और 1 पाई, और यहाँ पर 1 सिग्मा और 2 पाई बंध है सी ट्रिपल बॉन्ड सी में। तो सिग्मा बंध कैसे बनते हैं, तो कक्षकों के समाक्ष अतिव्यापन से बने बंध को क्या कहते हैं, सिग्मा बंध कहते हैं। सिग्मा बंध में ऑर्बिटल समाक्ष अतिव्यापन करते हैं। अतिव्यापन की सीमा क्या होती है, अधिकतम होती है, एवं इलेक्ट्रॉन घनत्व अक्ष पर अधिक होता है, इसलिए सिग्मा बंध पाई बंध की अपेक्षा प्रबल होता है। तो किन्हीं 2 परमाणु के बीच में जैसे 1 सिग्मा और 1 पाई है, तो पहले कौन सा बंध टूटेगा, पाई, पहले सिग्मा ही टूटेगा। क्लियर होगा मेरे बच्चों। द्विध्रुव आघूर्ण से क्या समझते हो, द्विध्रुव आघूर्ण को म्यू से प्रदर्शित करते हैं, और म्यू बराबर क्या होता है, ई इंटू डी। ई क्या है, आवेश की मात्रा, और डी दोनों परमाणुओं के बीच की दूरी होती है। ओके, और ई क्या है, इन पर कौन सा आवेश है। तो किसी बंध का द्विध्रुव आघूर्ण परमाणुओं के आवेश की मात्रा तथा उनके बीच की दूरी का गुणनफल होता है। म्यू बराबर ई इंटू डी। तो म्यू क्या है, द्विध्रुव आघूर्ण, ई आवेश की मात्रा, डी परमाणु के बीच की दूरी। द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक डी बाई, जिसे डी से प्रदर्शित करते हैं, यह एक सदिश राशि है। अब बात करें sp2 संकरण। sp2 संकरण के लिए भैया आप लोगों ने BCl3 का एग्जाम्पल लिया। बोरान का परमाणु क्रमांक 5 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे 1s2 2s2 और 2p1 होता है इसका। तो ये इलेक्ट्रॉन भर दिए। अब ये जो है ये कंडीशन है, 1 s और 2 p मिलकर 3 sp2 संकरित ऑर्बिटल बना रहे हैं। अब ये 3 sp2 संकरित ऑर्बिटल हैं, वो किसके साथ में, क्लोरीन के p ऑर्बिटल के साथ अतिव्यापन करेंगे, ठीक है, और क्या बन जाएगा, BCl3 बन जाएगा। तो इसमें 1 s व 2 p ऑर्बिटल मिलकर क्या बनाते हैं, 3 sp2 संकर ऑर्बिटल बनाते हैं, जो समतली होते हैं। क्या होते हैं, समतली है, ये से समतली होते हैं। इनके बीच का एंगल कितना रहता है, 120 डिग्री का रहता है। ये संकर कक्षक समतल त्रिभुजाकार होते हैं। कैसे होते हैं, समतल त्रिभुजाकार शेप हो रहा है ये। उदाहरण BCl3 के केंद्रीय परमाणु बोरान में 1 s व 2 p कक्षक 3 sp2 संकरित कक्षक बनाते हैं। ओके, आगे बात करें। अनुनाद से क्या समझते हो, यौगिक के अणु की रासायनिक आबंधन द्वारा निर्धारित संरचना उसके सभी गुणों को स्पष्ट करती है। जब यौगिक के गुणों को स्पष्ट करने के लिए अनेक संरचनाओं की परिकल्पना करते हैं तो यौगिक का यह लक्षण क्या है, अनुनाद। मतलब एक से अधिक तरह से इनकी व्यवस्था हो सकती है, इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था, इनकी संरचना की बात करते हैं तो उन संरचनाओं को अनुनादी संरचना कहते हैं। काल्पनिक संरचना कैनोनिकल रूप कहलाती है। CO2 की काल्पनिक संरचना ये है, एक ये और एक ये। हो क्या रहा है कि अपन इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंचा दें, ठीक है, तो ये वाला जोड़ा यहाँ आ गया। मेरी बात सुनना, देखो ये वाला इलेक्ट्रॉन जोड़ा इस ऑक्सीजन पे आ गया तो इसके ऊपर माइनस आ गया, और ये एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म यहाँ आ गया इन कार्बन, तो ये संरचना मिल गई। अगली संरचना में क्या किया आप लोगों ने,
एक संरचना ये बन जाएगी, इसको इधर भेज दो तो इसके ऊपर माइनस चार्ज आ जाएगा, और ये यहाँ लाओ तो ये प्लस चार्ज आ जाएगा, ये संरचना बन जाएगी अपनी। क्लियर है? या फिर हाँ ये हो जाएगा, एक ट्रिपल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा और एक यहाँ ट्रिपल यहाँ पर जो है इसके लोन पेयर को यहाँ कन्वर्ट करेंगे तो ये चीज़ मिल जाएगी अपने को, और ये इसको यहाँ भेजेंगे तो ये नेगेटिव चार्ज बन जाएगा। इसको ऐसे करके देखना आप अलग तरीके से। चलिए, बंद कोण, बढ़िया बात है। ये H2 है भाई साहब आपका, और यहाँ पर बंद कोण कितना है, 104 डिग्री आ रहा है। तो दो परमाणु के द्वारा तीसरे परमाणु से पृथक बने बंध, ये दो परमाणु है हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इसके तीसरे परमाणु ऑक्सीजन से बने बंधों के पृथक पृथक बने बंधों के मध्य का कोण बंद कोण कहलाता है। उदाहरण जल का अणु का जो बंद कोण है वो 104.5 डिग्री होता है। आबंध कोटि की बात करें, दो परमाणु के मध्य उपस्थित बंध संख्या बंध कोटि कहलाती है। जैसे यहाँ कहूँ कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में एक बंध संख्या, तो बंध कोटि कितनी हुई, 1। ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में 2 बंध है तो बंध कोटि कितनी हुई, 2। नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो बंध कोटि कितनी हुई, 3। बस इतना सी बात बतानी है। तो दो परमाणु के मध्य उपस्थित बंध संख्या बंध कोटि कहलाती है। एग्जाम्पल भी आप दे सकते हो। अब है संकरण के नियम। संकरण में भाग लेने वाले ऑर्बिटल लगभग समान ऊर्जा के होने चाहिए, अर्थात क्वांटम संख्या समान होनी चाहिए। जितने ऑर्बिटल संकरण में भाग लेते हैं उतने ही नए संकृत ऑर्बिटल बनते हैं, बढ़िया बात है। संकृत ऑर्बिटलों की ऊर्जा व आकार समान होते हैं, किंतु त्रिविम में उनका विन्यास एक दूसरे से भिन्न होता है। प्रत्येक संकृत ऑर्बिटल में मूल ऑर्बिटल के गुण उसी अनुपात में होते हैं जिस अनुपात में विभिन्न मूल ऑर्बिटल का सम्मिश्रण होता है। चलिए, क्वेश्चन आपका संकरण किसे कहते हैं, तो मैं अपनी तरफ से डेफिनेशन बता देता हूं कि लगभग समान ऊर्जा और भिन्न आकृति के ऑर्बिटल आपस में मिलकर ऊर्जा का पुनः वितरण करते हैं और उतने ही नए समान ऊर्जा और आकृति के ऑर्बिटल बनते हैं। इस प्रक्रिया को संकरण कहते हैं। संकरण के बारे में मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, काफ़ी अच्छी तरह से समझा रखा है। ये उद्देश्य है मेरा कि इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दूँ, और इंपॉर्टेंट के साथ में अगर आपके पास मटेरियल ना हो याद करने का तो वो भी मिल जाए, इसलिए मैंने ये कर दिया। परमाणु के संयोजी कोश में उपस्थित लगभग समान ऊर्जा व भिन्न आकृति के कक्षक के आपस में संयुक्त होकर ऊर्जा का पुनः वितरण कर समान ऊर्जा एवं समान आकृति के उतने ही कक्षकों के बनने की प्रक्रिया संकरण कहलाती है। संकरण कई प्रकार के होते हैं, परंतु कार्बन परमाणु की संयोजी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन भिन्न भिन्न प्रकार से sp, sp2, sp3 संकरण द्वारा भिन्न यौगिक का निर्माण करते हैं। sp संकरण से C2H2 बनता है, sp2 से C2H4 और sp3 से CH4 अणु बनता है। अब sp3 संकरण से ये बन रहा है आपका CH4। तो CH4 अणु में कार्बन परमाणु उत्तेजित अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न होता है। ठीक है, ये 1 S और 3 P मिलकर 4 sp3 संकरित कक्षक बन रहे हैं यहाँ पर। और ये sp3 संकरित कक्षक किसके साथ में, ये 4 sp3 संकरित कक्षक जो बने वो हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप कर रहे हैं। मतलब यहाँ पर जो ओवरलैप हो रहा है वो कौन सा हो रहा, ये तो sp3 और ऑक्सीजन का कौन सा वाला s ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहा है। तो यहाँ पर ओवरलैपिंग जो हो रही है वो sp3s ओवरलैपिंग हो रही है। अब sp संकरण के लिए बात कर रखी है, तो एक S और इन 3 P में से एक P लेंगे तो ये sp संकरित कक्षक बनेगा। BeCl2 का एग्जाम्पल ले रखा है यहाँ पर। एक S और एक P कक्षक संयुक्त होकर 2 समान ऊर्जा व समान आकृति के वाले नवीन कक्षक बनते हैं। यह प्रक्रिया sp संकरण कहलाती है। जैसे BeCl2 में बेरिलियम का एक S व एक P कक्षक संयुक्त होकर 2 sp कक्षक बनाता है। संकरण के बारे में मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, यहाँ पर सिर्फ आपको थोड़ा बहुत बताया जा रहा है, इतना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि आपने समझ रखा होगा। सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन किया जा रहा है। तो ये है भैया, ये तो है BeCl2 के 2 sp, एक spa और एक spa, और ये क्लोरीन के p ऑर्बिटल से ओवरलैप हो रहा है और ये बन रहा है BeCl2। बॉन्ड एंगल कितना है, 180 डिग्री। सिग्मा और पाई बंध में अंतर बताओ। सिग्मा बंध कैसे कैसे बनते हैं, समाक्षेत्री व्यापन से। कौन कौन सा SS, SP, PP ऑर्बिटलों के समाक्षेत्री व्यापन से बनते हैं।
और ये pp ऑर्बिटल के पार्श्ववर्ती या सहपार्श्ववर्ती अतिव्यापन से बनते हैं। इसमें अतिव्यापन की सीमा अधिकतम होती है, इसमें अतिव्यापन की सीमा कम होती है। इसमें इलेक्ट्रॉन घनत्व नाभि के अक्ष पर केंद्रित होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन घनत्व नाभि के अक्ष पर शून्य होता है। यह बंध प्रबल होता है अर्थात इसके बनने पर ऊर्जा अधिक उत्सर्जित होती है। यह बंध दुर्बल होता है अर्थात इसके बनने पर ऊर्जा बहुत कम उत्सर्जित होती है। अगला है क्वेश्चन आपका C2H2। C2H2 की आकृति कैसी होती है? रेखीय, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ये देखिए BCl3 की आकृति, इसमें बॉन्ड एंगल कितना है? 180 डिग्री का। BCl3 की आकृति ऐसी होती है, Cl Cl और ये Cl। बॉन्ड एंगल कितना होता है? 120 डिग्री का, 120 डिग्री का। समतल त्रिभुजाकार। NH3 की आकृति कैसी होती है? पिरामिडी होती है। कैसी होती है? पिरामिडी। ये N, ये H, सॉरी ये N और ये H और ये H और ये H, ये पिरामिडी शेप है NH3 की। PCl5 की त्रिभुजाकार द्विव पिरामिडी होती है। PCl5 की त्रिभुजाकार, ये P, ये Cl, ये Cl और ये तो त्रिभुजाकार हो गए। एक Cl यहाँ पे ऊपर और एक Cl यहाँ पर, तो दो पिरामिड बनेंगे। यहाँ पर कितने बनेंगे? 2 पिरामिड। ठीक है, 2 पिरामिड बनते हैं। और बॉन्ड एंगल 120 डिग्री के भी होते हैं, 90 डिग्री के भी होते हैं और 180 डिग्री के भी होते हैं इसमें PCl5 में। ठीक है, PCl5 में ये वाले बॉन्ड एंगल कितने हैं? 120 डिग्री के। अब अगर एक क्लोरीन ऊपर जोड़ूं और एक क्लोरीन नीचे जोड़ूं तो ये वाला 180 डिग्री का हो गया। और इनके और इनके बीच में वापस 90 डिग्री के बॉन्ड एंगल भी होते हैं। इस क्लोरीन और इस क्लोरीन के बीच में 180 डिग्री का बॉन्ड एंगल। इस क्लोरीन यहाँ पर 120 डिग्री का है यहाँ पर, और यहाँ पर 90 डिग्री का। आणविक कक्षक सिद्धांत की प्रमुख कल्पनाएं। बंध बनाने वाले परमाणुओं के परमाणु कक्षक संयुक्त होकर आणविक कक्षक बनावे है। आणविक कक्षक की संख्या संयुक्त होने वाले परमाणु कक्षकों की संख्या के बराबर होती है, जिसमें आधे बंधी तथा आधे विपरीत बंधी होते हैं। आणविक कक्षक निर्माण के पश्चात बंध बनाने वाले परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन आणविक कक्षकों के विपरीत कर दिए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन वितरण सभी सामान्य नियमों के तहत होता है। बढ़िया बात है। द्विपरमाणु गुणों में बंध क्रम की गणना इस सूत्र से निकालते हैं। बंध क्रम बराबर Nb-NF/2। बंध क्रम जितना अधिक होगा बंध लंबाई उतनी ही कम और बंध शक्ति उतनी ही अधिक होगी। ओके, चलिए अब है एसिटिलीन के अणु में संकरण। तो एसिटिलीन मतलब आपका जो CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो कौन सा होता है? दोनों कार्बन पर sp संकरण होता है, ये होता है। और ये वाले जो दोनों ये वाले है ना, ये वाले पाई बॉन्ड में पार्टिसिपेट करते हैं, तो ये असंकृत p ऑर्बिटल कहते हैं। और ये वाले संकृत, एक s और एक p। यहाँ का इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर यहाँ चला गया, 4 युग्मित इलेक्ट्रॉन मिल गए। एक s और एक p मिलकर 2 sp संकृत ऑर्बिटल बना रहे हैं। और ये असंकृत ऑर्बिटल क्या बनाते हैं? पाई बॉन्ड बनाते हैं। तो एसिटिलीन में कार्बन परमाणु sp संकरण पाया जाता है। ये एसिटिलीन, एथेन, एथिलीन, इन सबका संकरण पे मैंने वीडियो बना रखा है। तो 2s व 2p x कक्षक संकरण के द्वारा sp संकृत कक्षक बनाते हैं। sp संकृत कार्बन परमाणु 2 sp संकरण कक्षक m2 py और pz कक्षक होते हैं। सभी के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, दिख रहा है। 2 कार्बन परमाणु में एक sp क्या होता है? एक sp। ये एक कार्बन ही है और एक कार्बन है, दोनों के पास sp। तो इसका sp और ये एक sp, ये क्या बना रहा है? सिग्मा बंध बना रहा है। अब इनके बाद एक sp और शेष है। ये sp किसके? हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल के साथ मिलकर बंध बना रहे हैं। तो इस प्रकार से ये C और ये H और ये H ये हो रहा है। और अभी तो इनके पास दो असंकृत p ऑर्बिटल भी है, इसके पास भी है और इसके पास भी है। वो आपस में अतिव्यापन करके पाई बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, ओके, है ना। sp संकर कक्षक हाइड्रोजन परमाणु के s कक्षक से अतिव्यापन कर सिग्मा बंध बनाते हैं। अब है अवोगाद्रो का नियम।
ये 5वीं यूनिट है, उसका क्वेश्चन है अवोगाद्रो का नियम। तो समान ताप व दाब पर सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। स्थिर ताप तथा दाब पर किसी गैस का आयतन V उसके अणुओं की संख्या N के समानुपाती होता है। V प्रोपोर्शनली होता है N। मोलों की संख्या N बराबर होता है अणुओं की संख्या N बटे 6.022 इंटू 10⁻23। अवोगाड्रो संख्या N0 से रिप्रेजेंट करते हैं और ये है अवोगाड्रो नियम। गैस समीकरण लिखकर संकेतन स्पष्ट कीजिए। तो गैस समीकरण होती है आदर्श गैस समीकरण PU बराबर nRT, जहां पर P क्या है, दाब है, V आयतन है, N मोल की संख्या, R गैस नियतांक और T परम ताप है। अब आखिरी क्वेश्चन है हीरा कठोर क्यों होता है। तो हीरा क्या है, कार्बन का अपर रूप है हीरा और ग्रेफाइट, जिसमें प्रत्येक कार्बन 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से समचतुष्फल की ज्यामिति से जुड़ा होता है। यह संरचना एक घनी विशाल रचना को जन्म देती है जिससे हीरा अत्यधिक कठोर होता है। तो साथियों, ये मैंने आज 2 नंबर के सारे क्वेश्चन करवा दिए। बहुत लंबा वीडियो बन चुका है, लेकिन अगर आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे होंगे और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निश्चित ही आपको एग्जाम में बेनिफिट मिलेगा। अच्छे से याद करके जाइएगा। 2 दिन है आपके पास, 28 मार्च को आपका पेपर है। अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए मस्त तरीके से। चलिए, सभी को बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से पढ़ाई कीजिए। मिलेंगे अब आपके अगला जो साल है। कई बच्चों का रहता है कि यार पास होना है, क्या करना, ज़्यादा पढ़ के पास नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर करने अपने को, ताकि अपने को अगली कक्षा में दिक्कत ना आए। और 12वीं में आप शुरू से अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा मज़ेदार तरीके से, ताकि आपको शुरू से पढ़ाई करोगे तो लास्ट में आपको दिक्कत नहीं आएगी, है ना। 11th में तो जो हो गया, लेकिन अपने को 12th अच्छे से करना है। ओके बाय, धन्यवाद, जय हिंद। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में।